हेलो ट्रेडर्स, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं सीपीआर के बारे में बात करूंगा, जो एक रेवोल्यूशनरी लेवल बेस्ड इंडिकेटर है जो आपके ट्रेडिंग के तरीके और चार्ट्स को देखने के तरीके में एक बड़ा बदलाव ला सकता है और इसे काफी सुधार सकता है। हम सीपीआर और फ्लो पिवट्स के बारे में ज्यादा डिटेल में सीखेंगे और खासतौर पर सीपीआर इंडिकेटर पर ज्यादा जोर देंगे ताकि आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के ऊपर अपनी एज बना सकें। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मेरा भरोसा करें, यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और इसे एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी एनेबल करें ताकि आप किसी भी आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। इसे अपने फ्रेंड्स और फेलो ट्रेडर्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए, इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम अपनी चर्चा सीपीआर इंडिकेटर के बेसिक्स से शुरू करेंगे। इसके बाद सीपीआर के कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये कैलकुलेशंस एक ट्रेडर के लिए क्या मायने रखते हैं। फिर हम सीपीआर के एडवांटेज के बारे में बात करेंगे और फिर सीपीआर के यूजेस की बात करेंगे। हम सीपीआर के सिग्निफिकेंस पर भी चर्चा करेंगे। हम सीपीआर के डिसएडवांटेजेस पर विस्तार से नजर डालेंगे। फिर हम फ्लो पिवट्स का इस्तेमाल करने के लिए जनरल क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। आखिर में हम वीडियो को 2 सीपीआर स्ट्रैटेजीज के साथ समाप्त करेंगे जिन्हें आप अपने ट्रेड्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सीपीआर से शुरू करने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह एग्जिस्टेंस में कैसे आया। इसके लिए हमें अपनी जर्नी फ्लो पिवट्स से शुरू करनी चाहिए। फ्लो पिवट्स काफी समय से मौजूद हैं और बहुत से ट्रेडर्स ने दशकों तक मार्केट को मास्टर करने के लिए इन पिवट्स का इस्तेमाल किया है। फेमस स्टॉक और कमोडिटी ट्रेडर लैरी विलियम्स ने साल 1979 में फ्लो पिवट्स के फॉर्मूला को अपनी किताब How I Made $1 Million Last Year Trading Commodities में शामिल करके इसे फिर से लोकप्रिय बना दिया। किताब में उन्होंने पिवट प्राइस फॉर्मूला के बारे में बताया है, जिसका इस्तेमाल वे अगले दिन के संभावित प्राइस रेंज के हाई या लो तक पहुंचने के लिए करते थे। मार्केट में इन पिवट्स को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि पिवट पॉइंट्स, फ्लॉज या सिर्फ पिवट्स, लेकिन हम इन्हें फ्लो पिवट्स कहेंगे। इसका कारण आसान लेकिन दिलचस्प है, क्योंकि ये तब लोकप्रिय हुए जब एक्सचेंजेस के फ्लॉज पर ट्रेडर्स ने इन्हें इस्तेमाल में लाना शुरू किया। हम जानते हैं कि उस समय कैसा हुआ करता था। पिवट्स फ्लो ट्रेडर्स के लिए उस पर्टिकुलर दिन के पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का अनुमान लगाने का एक आसान तरीका था, क्योंकि उस समय एक्सचेंजेस के फ्लॉज पर उनके पास सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स या सॉफ्टवेयर्स नहीं हुआ करते थे। एक और कारण ये है कि यह नाम उन्हें अन्य प्रकार के पिवट पॉइंट्स से अलग करने में मदद करता है। अब वापस डिटेल्स पर आते हुए, फ्लो पिवट्स बेहद पावरफुल प्राइस बेस्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जो पिछली पीरियड के हाई, लो और क्लोज प्राइसेस का इस्तेमाल करके कैलकुलेट किए जाते हैं। यह मार्केट को देखने का एक अद्भुत तरीका प्रदान करता है। ये मार्केट के लिए मैप्स की तरह हैं जो सबसे अनिश्चित समयों में भी मार्केट के मूव्स को रिवील करते हैं। जब हम पिवट्स को डीपर लेवल पर स्टडी करना शुरू करेंगे, आप फ्लो पिवट्स और प्राइस बिहेवियर के बीच के पैरेलल नेचर को देख पाएंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि मैं इस बात पर विश्वास क्यों करूं कि ये लेवल्स मार्केट में काम करेंगे। इन पिवट्स का इतना ज्यादा एक्यूरेट होने का मेन रीजन ये सिंपल सा फैक्ट है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इन लेवल्स की जानकारी होती है। वे इन्हें क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं और इन की लेवल्स पर फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ये सब ट्रेडर साइकोलॉजी पर निर्भर करता है और इस मामले में लोगों का स्वभाव सदियों से वैसा ही बना हुआ है और मार्केट को चलाने वाले फैक्टर्स वही डर, लालच, होप और अनसर्टेनिटी हैं। इन्हीं रीजंस के वजह से ट्रेडर्स चार्ट्स के इन की लेवल्स पर बार बार एक ही तरह का रिएक्शन देते हैं और इसी वजह से ये पिवट्स समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और फ्यूचर में भी काम करते रहेंगे। अब हम स्टैंडर्ड फ्लो पिवट्स को देखेंगे और फिर उसी में थोड़े मॉडिफिकेशंस के साथ अपनी लर्निंग्स को एकदम नए लेवल पर ले जाएंगे। फ्रैंकलिन ओचोआ की बहुत फेमस बुक सीक्रेट्स ऑफ अ पिवट बॉस से जो मैंने सीखा है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूं, उसके आधार पर मैं आपको इन टॉपिक्स के बारे में गाइड करूंगा और मैं आपको ये बुक पढ़ने की सलाह देता हूं, क्योंकि इसमें सभी टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत सारी कीमती जानकारियां हैं। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है, भले ही फ्लो पिवट्स कई दशकों से मौजूद हैं, लेकिन वो फिर भी कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला के कई वेरिएशंस मिल जाते हैं। हालांकि एक ऐसा फॉर्मूला है जो काफी जगह स्टैंडर्ड माना जाता है, जिसे मैं कुछ देर में रिवील करूंगा। आपको बस पिछले दिन या वीक या मंथ के हाई, लो और क्लोज प्राइसेस को प्लग इन करना है जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से जिसमें आप अपना एनालिसिस करना चाहते हैं,
और यह फॉर्मूला सेंट्रल पीवट, 3 रेजिस्टेंस लेवल्स R1 से R3 तक और 3 सपोर्ट लेवल्स S1 से S3 तक ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा, जो कि करंट डे की ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होंगे। यानी आपके चार्ट पर 7 पीवट लेवल्स प्लॉट हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि हाई, लो और क्लोज को ही इक्वेशन में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये केवल इसलिए है क्योंकि वे किसी भी दिए गए टाइम पीरियड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं, चाहे वो एक सिंगल 5 मिनट कैंडल हो या पूरा दिन या पूरा महीने हो। इनफैक्ट हाई और लो दिए गए टाइम पीरियड के लिए मार्केट की सबसे बुलिश और बेरिश एक्सपेक्टेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये वैल्यूज इक्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स बन जाती हैं। इसी तरह क्लोजिंग प्राइस आने वाले टाइम पीरियड की ओर मार्केट के पूरे बिहेवियर की जानकारी दे सकता है। इन इक्वेशंस को देखें। पीवट पॉइंट की कैलकुलेशन पिछले ट्रेडिंग पीरियड या पिछले ट्रेडिंग डे के मार्केट परफॉर्मेंस से लिए गए 3 जरूरी प्राइसेस के एवरेज के रूप में की जाती है। बाकी सभी वैल्यूज की कैलकुलेशन केवल इस सेंट्रल पीवट के बेस वैल्यू से होती है। स्टैंडर्ड फ्लो पिवट्स हमें प्राइसेस के बारे में बहुत सारी जरूरी जानकारी देते हैं, लेकिन इंडिकेटर को और ज्यादा डायनामिक और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें कुछ मॉडिफिकेशंस पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले आज के वॉलेटाइल मार्केट्स को देखते हुए और आज जो हम एक्सप्लोसिव मूव्स देख रहे हैं, उसके कारण सिर्फ 3 लेवल्स ऑफ सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस काफी कम हो सकता है। वास्तव में 1980 में और उसके बाद जब लैरी विलियम्स ने एक फॉर्मूला बनाया था जिसमें केवल 2 लेवल्स का सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस था, तब वॉलेटिलिटी उतना बड़ा फैक्टर नहीं था। हालांकि आज हम जो मूव्स एक्सपीरियंस करते हैं उसे मापने के लिए ये काफी नहीं है, इसलिए हम इक्वेशन के सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस के मामले में एक 4th लेवल या 5th लेवल भी जोड़ सकते हैं, जो ओरिजिनल लेवल्स के जनरल थीम के अनुसार होता है। इस 4th लेयर ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोड़ा जाना उन दिनों के लिए एक एक्स्ट्रा टारगेट प्रदान करता है जब मार्केट ने पिवट्स की 3rd लेयर को भी क्रॉस कर दिया हो। इसके साथ ही मार्क फिशर की बुक द लॉजिकल ट्रेडर से पीवट रेंज के कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए हम सेंट्रल पीवट के रिलेशन में एक टॉप और बॉटम पीवट को इंडिकेटर में शामिल कर सकते हैं, जो खुद में बहुत ही पावरफुल है। ये एक्सपैंडेड फ्लो पिवट्स के इक्वेशंस हैं जिसमें टोटल 11 लेवल्स होते हैं। सेंट्रल पीवट रेंज एक इंडिकेटर है जो की प्राइस पॉइंट्स को पहचानने में मदद करता है ताकि ट्रेड्स को सेटअप किया जा सके। CPR इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए खास तौर से फायदेमंद है। CPR में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सेंट्रल पीवट, एक बॉटम सेंट्रल पीवट जो सेंट्रल पीवट के नीचे होता है, और एक टॉप सेंट्रल पीवट जो सेंट्रल पीवट के ऊपर होता है। ये सभी वैल्यूज अंडरलाइंग एसेट के पिछले दिन के हाई, लो और क्लोज कैलकुलेशन से प्राप्त होते हैं। सेंट्रल पीवट पिछले दिन के हाई, लो और क्लोज का एवरेज होता है। बॉटम सेंट्रल पीवट पिछले दिन के हाई और लो का एवरेज होता है। टॉप सेंट्रल पीवट के साथ पीवट और बॉटम सेंट्रल पीवट के बीच का डिफरेंस को जोड़कर मिलते हैं। अगर आप फॉर्मूला को ध्यान से समझें तो आप इंस्टेंटली नोटिस करेंगे कि ये इक्वेशंस सिर्फ सिंपल एवरेजेस और मैनिपुलेशंस ऑफ एवरेजेस हैं। एक थंब रूल के रूप में किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर में जब भी आप एवरेजेस देखें, आपको इंडिकेटर को अंडरलाइंग ट्रेंड से जोड़ना चाहिए। CPR बस यही करता है, यानी ये ट्रेडर को की प्राइस पॉइंट्स और इन प्राइस पॉइंट्स के आसपास के जुड़े हुए ट्रेंड की पहचान करने में मदद करता है। लेकिन CPR में बहुत कुछ और भी खास है जो इसे बेहद स्पेशल बनाता है। हम इस पर थोड़ी देर में वापस आएंगे, लेकिन पहले चलिए CPR के फायदों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। CPR बिना किसी शक के फ्लो पिवट्स इंडिकेटर का सबसे पावरफुल हिस्सा है। किसी भी समय CPR रेंज प्राइसेस के लिए एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है। ये काफी एक्यूरेसी के साथ अनुमान लगाने में मदद कर सकता है कि क्या अगले दिन प्राइस बिहेवियर ट्रेंडिंग होगा या साइडवेज होगा। ये दिन के डायरेक्शन और मोमेंटम को निर्धारित कर सकता है। CPR आपको आने वाले दिन के पोटेंशियल मूवमेंट और यहां तक कि पिछले दिन के परफॉर्मेंस के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। चिंता न करें, हम इस सब पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा CPR सभी टाइम फ्रेम्स में समान है या ये लेवल्स पूरे दिन कांस्टेंट रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने आज के CPR की कैलकुलेशन के लिए पिछले दिन के डेटा का इस्तेमाल किया है, तो CPR 1 मिनट, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स या 1 आवर के चार्ट्स में पूरे दिन के लिए समान रहेगा। ये चेंज नहीं होता क्योंकि कैलकुलेशन के लिए कांस्टेंट वैल्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सेंट्रल पीवट रेंज सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मददगार है, लेकिन ये सच नहीं है। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो CPR का इस्तेमाल इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों के लिए कर रहे हैं।
CPR एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो हर ट्रेडर के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है अगर वे इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। आप ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स लाइब्रेरी से गोमती शंकर द्वारा बनाए गए CPR का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं खुद इसे पर्सनली इस्तेमाल करता हूं। इसमें चुनने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए हमें सिर्फ डेली पिवट्स में इंटरेस्टेड है और शायद आप पिछले दिन के हाइज और लोज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये मार्केट में पोटेंशियल इंटरेस्ट के लेवल्स हो सकते हैं। फ्लो पिवट्स और CPR की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक ये है कि ये लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। ट्रेडर्स जो प्राइस बेस्ड इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं वे सबसे पहले अवेलेबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, जिसका मतलब है कि जैसे ही वे किसी मूव को कंफर्म करते हैं, ज्यादातर प्राइस बेस्ड ट्रेडर्स पहले ही एक रिवर्सल की पहचान कर चुके हैं और अपने ट्रेड्स में पहले से ही प्रॉफिट कमा रहे हैं। सच ये है कि सबसे अच्छे लीडिंग इंडिकेटर्स हमेशा प्राइस बेस्ड होते हैं, चाहे वो फ्लो पिवट्स हो, कैमरिला हो, मनी जोन हो या और कोई। कुछ भी लैगिंग होने पर आप आगे से लीड करने के बजाय भीड़ के पीछे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। इसके अलावा अगले दिन के पिवट्स को प्लॉट करने की क्षमता एक मेजर ब्रेक थ्रू है। पहले यह एक समय लेने वाला काम था जिसमें इक्वेशंस में वैल्यूज डालना और चार्ट में लाइंस को प्लॉट करना शामिल था। अब यह बेहद आसान है। शाम को मार्केट बंद होने के बाद आपको बस इंडिकेटर सेटिंग्स में से डेली पिवट्स को अनचेक करना है और फिर कल के पिवट्स को अनेबल करना है और आप आसानी से कल की रेंजेस और लेवल्स को देख सकते हैं। यह आपको एनालाइज करने में मदद करेगा कि अगले दिन के लिए पोटेंशियल लेवल्स कहाँ हैं और पहले से अलग अलग सिचुएशंस के प्लान बनाने में और हर एक सिचुएशन के लिए एक स्ट्रैटेजी सेट करने में मदद करेगा। डेली पिवट्स के विपरीत वीकली और मंथली पिवट्स को अनेबल करके स्विंग या पोजिशनल ट्रेड्स के मामले में इस आइडिया को अन्य टाइम फ्रेम्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है। जब हम पिवट रिलेशंस पर चर्चा करेंगे तब ये फोरकास्टिंग का आइडिया और भी बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन पहले मैं बात करूंगा पिवट विथ फोरकास्टिंग के बारे में, क्योंकि पिछले दिन की ट्रेडिंग एक्टिविटी से आज के पिवट्स बनते हैं, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट ने पिछले दिन कैसे बिहेव किया था, ताकि हम आने वाले सेशन में क्या क्या हो सकता है इसका अनुमान लगा सके। खास तौर पर अगर मार्केट ने पिछले सेशन में वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सपीरियंस किया है, जैसे कि एक ट्रेंडिंग डे पर, तो अगले दिन के लिए पिवट्स नॉर्मल से ज्यादा वाइड होने की संभावना होती है। इसका मतलब है कि टॉप सेंट्रल पीवट और बॉटम सेंट्रल पीवट के बीच का डिस्टेंस बहुत वाइड होगा, जो आमतौर पर एक रेंज डे या साइडवेज डे की ओर ले जाती है, जहां ज्यादा प्राइस एक्शन की उम्मीद नहीं होती है। इसके विपरीत अगर मार्केट पिछले सेशन में एक बहुत ही क्वाइट ट्रेडिंग डे का एक्सपीरियंस करता है, तो अगले दिन के लिए पिवट्स के आमतौर पर अनयूजुअली टाइट या नैरो होने की संभावना होती है, जिसका मतलब है कि टॉप और बॉटम सेंट्रल पिवट्स एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और सेंट्रल पीवट के भी बहुत पास होते हैं, जो आमतौर पर एक ट्रेंडिंग डे या डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे की ओर ले जाता है, जहां या तो एक क्लियर ट्रेंडिंग प्राइस एक्शन देखा जाता है या सेशन के दौरान पोटेंशियल रेंज ब्रेकआउट्स और रैलीज संभव होते हैं। पीवट विड्थ कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि इस जानकारी से आप आने वाले सेशंस में स्पेसिफिक दिनों के लिए ठीक से तैयारी कर पाते हैं। अगर आप मार्केट के संभावित बिहेवियर को एंटिसिपेट कर पाते हैं, तो आप खुद को सक्सेस का बेस्ट चांस दे रहे हैं, क्योंकि आप स्पेसिफिक ट्रेडिंग सेटअप्स को डिप्लॉय कर पा रहे होते हैं जो कुछ टाइप्स ऑफ डेज के लिए टेलर्ड होते हैं। जब भी आपके पास यह आइडिया होता है कि मार्केट फॉलोइंग सेशन में कैसे बिहेव करेगा, आप दूसरों के मुकाबले खुद को एक सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग एज दे रहे हैं। सेंट्रल पीवट रेंज की विड्थ शायद ट्रेडर्स के फेवरेट मेथड्स में से एक है, जो फॉलोइंग सेशन के लिए पोटेंशियल प्राइस बिहेवियर को फोरकास्ट करती है। जैसा कि मैंने मेंशन किया है, विड्थ को डिस्क्राइब करते समय मैं टॉप सेंट्रल पीवट और बॉटम सेंट्रल पीवट के बीच की डिस्टेंस को रेफर कर रहा हूं, यानी TC-BC। आमतौर पर एक बेहद टाइट सेंट्रल पीवट रेंज इंडिकेट करता है कि मार्केट ने पिछले टाइम पीरियड में साइडवेज या कंसोलिडेटेड तरीके से ट्रेड किया। ऐसी प्राइस बिहेवियर आमतौर पर अगले सेशन में ब्रेकआउट या ट्रेंडिंग बिहेवियर की ओर ले जाता है। इसके विपरीत एक बेहद वाइड सेंट्रल पीवट रेंज इंडिकेट करता है कि मार्केट ने पिछले दिन में एक वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट का एक्सपीरियंस किया, जो आमतौर पर अगले सेशन में साइडवेज या रेंज ट्रेडिंग बिहेवियर की ओर ले जाता है। हालांकि नोट करने लायक एक जरूरी बात यह है कि पीवट विड्थ एनालिसिस सबसे अच्छा काम करता है जब पिछले प्राइस मूवमेंट की रेंज साफ तौर पर हाई या लो होती है, जिससे अनयूजुअली वाइड या नैरो पिवट्स बनते हैं। ये क्लियर होना चाहिए कि पिवट्स की विड्थ या तो एबनॉर्मली वाइड है या एक्सट्रीमली नैरो।
क्योंकि ये वो सेशंस हैं जो हमें सक्सेसफुली फोरकास्टिंग करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी प्रदान करते हैं। अगर पीवट विड्थ स्पष्ट रूप से वाइड या नैरो नहीं है, तो अगले सेशन के लिए पोटेंशियल ट्रेडिंग बिहेवियर को किसी भी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी के साथ प्रिडिक्ट करना चैलेंजिंग हो जाता है। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि यह एनालिसिस बिना फॉल्स के नहीं है। पीवट विड्थ को मेजर करना आपको आने वाले सेशन के पोटेंशियल बिहेवियर को डिटरमिन करने में एक सिग्निफिकेंट एज देता है, लेकिन किसी भी टेक्निकल एनालिसिस की तरह यह मेथड हमेशा करेक्ट नहीं होता, इसलिए इसे एक गाइडलाइन के रूप में यूज करें। आइए उस पीवट विड्थ रिलेशनशिप पर करीब से नजर डालें जो मार्केट में सबसे धमाकेदार दिनों में से एक की ओर ले जा सकता है। यह नैरो पीवट रेंज रिलेशनशिप है। एक अनयूजुअली नैरो पीवट रेंज तब बनता है जब टॉप, बॉटम और सेंट्रल पिवट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, और यह आमतौर पर इंडिकेट करता है कि मार्केट एक एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसलिए यह जानना बेहद फायदेमंद हो जाता है कि यह रिलेशनशिप कब बनता है। अगर आपने चार्ट पैटर्न्स और प्राइस एक्शन को स्टडी किया है, तो आप जानते हैं कि कंसोलिडेशंस और ट्रेडिंग रेंजेस से ब्रेकआउट्स और रेंज एक्सपेंशन होता है। असल में एक टाइट पीवट रेंज आपको बता रहा है कि पिछला दिन कंसोलिडेटिंग था, जो आमतौर पर सही ओपनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए नैरो पीवट रेंज वाले दिन पर एक ब्रेकआउट की ओर इशारा करता है। इसके अलावा अगर आप चार्ट्स को देखते हैं, तो ज्यादातर ट्रेंडिंग डेज तब होते हैं जब सेंट्रल पीवट रेंज पिछले दिन की रेंज के मुकाबले काफी टाइट होता है, खासकर अगर पिछले दिन का पीवट रेंज अनयूजुअली वाइड हो। आप नैरो सीपीआर की तलाश में चार्ट्स पर स्क्रीनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर हर एक चार्ट को एनालाइज करने के लिए जा सकते हैं। ध्यान रखें कि रेंज जितनी ज्यादा नैरो होगी, एक्सपेक्टेड ट्रेंड या प्राइस मूव्स उतना ही मजबूत होगा। आज के दिन का सीपीआर पिछले दिन के सीपीआर से कैसे रिलेट करता है, इसे समझना आपको अभी के मार्केट बिहेवियर को समझने और फ्यूचर के प्राइस मूवमेंट्स को समझने में बहुत मदद करेगा। जब करंट मार्केट स्ट्रेंथ और अटेम्प्टेड डायरेक्शन को एनालाइज किया जाता है, तो 7 प्रकार के पीवट रेंज रिलेशनशिप्स पर विचार करना चाहिए। ये हैं हायर वैल्यू रिलेशनशिप, ओवरलैपिंग हायर वैल्यू रिलेशनशिप, लोअर वैल्यू रिलेशनशिप, ओवरलैपिंग लोअर वैल्यू रिलेशनशिप, अनचेंज्ड वैल्यू, आउटसाइड वैल्यू और इनसाइड वैल्यू रिलेशनशिप्स। हर एक पीवट रेंज रिलेशनशिप एक डायरेक्शनल बायस या एक एक्सपेक्टेड आउटकम के साथ आता है, जो आपको आने वाले सेशन में खास तरह के ट्रेडिंग सिनारियोज के लिए तैयार कर सकता है। सातों पीवट रेंज रिलेशनशिप्स 2 इंपॉर्टेंट प्राइसेस पर डिपेंड करते हैं, पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस और आज के दिन की ओपनिंग प्राइस। मार्केट पीवट रेंज के रिलेशन में कहां क्लोज होता है, यह आपको अगले सेशन के लिए एक इनिशियल डायरेक्शनल बायस देता है, जिसका प्लान आप मार्केट क्लोज होने के बाद बना सकते हैं। लेकिन केवल अगले दिन का ओपनिंग प्राइस ही है जो आपके द्वारा बनाए गए इस बायस को कंफर्म या रिजेक्ट करेगा, जो फिर आपको यह एडजस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है कि आपको किस प्रकार के ट्रेड की तलाश करनी चाहिए। आइए पहले 2 डे रिलेशनशिप को देखते हैं, जो कि है हायर वैल्यू रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप तब होता है जब करंट डे का पीवट रेंज पूरी तरह से पिछले दिन के पीवट रेंज से हाई होता है। इसलिए आज का बॉटम सेंट्रल पीवट पॉइंट पिछले दिन के पीवट रेंज के टॉप से ऊपर होता है। ये सारी 7 2 डे कॉम्बिनेशंस में से सबसे बुलिश रिलेशनशिप है। इसलिए जब ये रिलेशनशिप डेवलप होता है, तो आपका इनिशियल डायरेक्शनल बायस बुलिश होगा। इसके अलावा अगर प्राइस पिछले सेशन में अपने पीवट रेंज के ऊपर क्लोज हुई है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट आने वाले सेशन में ऊपर भागने के लिए तैयार है। हालांकि जैसा कि पहले मेंशन किया गया है, अगले दिन मार्केट कैसे खुलता है, यह इस इनिशियल बायस को कंफर्म या रिजेक्ट करेगा। अगर मार्केट डेली पीवट रेंज के बॉटम के ऊपर कहीं भी खुलता है, तो आप नए हाइस की ओर जाने से पहले रेंज में से एक पुलबैक पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश करेंगे। ये खास तौर पर तब होता है जब प्राइस टॉप ऑफ द रेंज के ऊपर खुलता है। ये फैक्ट कि प्राइस उस दिन के बॉटम ऑफ द रेंज से ऊपर खुला, यह इंडिकेट करता है कि मार्केट सेंटिमेंट रात भर बुलिश बना रहा। जब ऐसा होता है, तो रेंज में किसी भी प्रकार की पुलबैक की संभावना रिस्पॉन्सिव बाइंग एक्टिविटी के साथ पूरी की जाएगी। लेकिन अगर मार्केट ने सेशन को सेंट्रल पीवट रेंज के नीचे खोला होता, तो रिजल्ट बिल्कुल अलग होता। यानी कि प्राइस को सीपीआर पर रेजिस्टेंस का सामना कर सकता है और एज अ रिजल्ट ये प्राइस को लोअर वैल्यू पर धकेल सकता है, क्योंकि रातों रात मार्केट सेंटिमेंट में बदलाव आया है, जिसके कारण प्राइस रेंज के नीचे खुला है। अगला पीवट रेंज रिलेशनशिप है ओवरलैपिंग हायर वैल्यू रिलेशनशिप, जो आने वाले सेशन के लिए एक मॉडरेटली बुलिश आउटलुक देता है।
ये रिलेशनशिप तब होता है जब आज का पीवट रेंज कल के रेंज से ज्यादा होता है, लेकिन कुछ डिग्री तक ओवरलैप होता है। इसलिए आज के रेंज का टॉप कल के रेंज के टॉप से ज्यादा होता है, लेकिन आज के रेंज का बॉटम कल के रेंज के टॉप से कम होता है। इस रिलेशनशिप के लिए भी वही क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस डायनामिक्स प्रभावी होते हैं। अगर मार्केट अपने पिछले सेशन के रेंज से ऊपर क्लोज होता है, तो अगले दिन के लिए एक बुलिश बायस असाइन किया जाना चाहिए। लेकिन अगले सेशन में मार्केट कहां ओपन होगा, यह इस डायरेक्शनल बायस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। अगले प्रकार का पीवट रेंज रिलेशनशिप लोअर वैल्यू रिलेशनशिप है, जो तब होता है जब आज के दिन का पीवट रेंज पूरी तरह से पिछले सेशन की रेंज से नीचे होता है। ये सबसे बेरिश 2-डे रिलेशनशिप है और आमतौर पर करंट डे के ओपनिंग प्राइस के डायरेक्शनल बायस के कंफर्म होने पर आगे की वीकनेस की ओर इशारा करता है। अगर प्राइस सेशन को सीपीआर के नीचे खोलता है, तो आप करंट ट्रेंड में नए लोज की ओर एक प्राइस ड्रॉप होने से पहले किसी भी पुलबैक पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2-डे रिलेशनशिप साफ तौर पर एक लोअर वैल्यू सिचुएशन है, जो आने वाले सेशन में कंटिन्यूड वीकनेस की ओर इशारा करता है। ये बायस इस फैक्ट से कंफर्म होता है कि उस दिन प्राइस अपने पीवट रेंज के नीचे बंद हुआ। इसके अलावा प्राइस ने करंट सेशन को सीपीआर के नीचे खोला, जो कि पीवट रेंज को टेस्ट करने पर एक पुल बैक पर सेल करने का सबसे अच्छा मौका देती है। भले ही लोअर वैल्यू रिलेशनशिप सबसे बेरिश 2-डे रिलेशनशिप है, ओपनिंग प्राइस हमारे बेरिश डायरेक्शनल बायस को कंफर्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी अगर प्राइस सीपीआर के ऊपर खोलता है, जो रातों रात मार्केट सेंटिमेंट में एक भारी बदलाव को इंडिकेट करता है, तो ज्यादा चांस है कि पीवट रेंज सपोर्ट लेवल के रूप में काम कर सकता है, जो रिस्पॉन्सिव बाइंग को शुरू कर सकता है। अगला 2-डे रिलेशनशिप ओवरलैपिंग लोअर वैल्यू रिलेशनशिप है, जो तब होता है जब आज के दिन का पीवट रेंज पिछले दिन के रेंज से कम होता है, लेकिन एक हद तक ओवरलैप होता है। यानी आज के दिन का बॉटम सेंट्रल पीवट पिछले दिन के रेंज के बॉटम से कम होता है, लेकिन आज के दिन के रेंज का टॉप पिछले दिन के रेंज के बॉटम से ज्यादा होता है। ये रिलेशनशिप आने वाले सेशन के लिए एक मॉडरेटली बेरिश आउटलुक को इंडिकेट करता है। यानी अगर प्राइस पीवट रेंज के अंदर या नीचे खुलता है, तो उम्मीद है कि प्राइस नीचे की ओर जारी रहेगा। रेंज में कोई भी पुल बैक को एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाना चाहिए। इस रिलेशनशिप के लिए क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस डायनामिक्स भी प्रभावी होता है। यानी अगर मार्केट पिछले सेशन में अपने रेंज के नीचे बंद होता है, तो अगले दिन के लिए एक बेरिश बायस को असाइन किया जाना चाहिए। लेकिन अगले सेशन में मार्केट जहां खुलता है, वह हमारे डायरेक्शनल बायस को या तो रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। 2-डे अनचेंज्ड वैल्यू रिलेशनशिप तब होता है जब करंट पीवट रेंज पिछले दिन के रेंज से बिल्कुल अनचेंज रहता है। 7 2-डे रिलेशनशिप्स में यह एकमात्र रिलेशनशिप है जो अगले दिन दो बहुत अलग आउटकम्स पेश करता है। एक तरफ 2-डे अनचेंज्ड पीवट रेंज यह इंडिकेट करता है कि मार्केट करंट रेंज के अंदर ट्रेड कंटिन्यू करने से सैटिस्फाइड है। जब ऐसा होता है, तो मार्केट मौजूदा 2 या 3 दिन के ट्रेडिंग रेंज की बाउंड्रीज के अंदर क्वाइटली ट्रेड करेगा। लेकिन दूसरी ओर 2-डे अनचेंज्ड पीवट रेंज रिलेशनशिप ये भी इंडिकेट कर सकता है कि मार्केट एक बड़े ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी के कगार पर है। इस सिचुएशन का आउटकम आमतौर पर करंट सेशन के ओपनिंग प्राइस द्वारा ड्राइव किया जाता है। अगर मार्केट डे को पिछले सेशन के क्लोजिंग प्राइस के नजदीक और पिछले दिन के रेंज के अंदर खुलता है, तो मार्केट में ब्रेकआउट की कोशिश के लिए जरूरी कन्विक्शन की कमी होगी। अगर ओपनिंग प्राइस पिछले दिन के प्राइस रेंज से आगे होता है या एक एक्सट्रीम रेंज के बहुत पास होता है, तो अच्छी संभावना है कि ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। आउटसाइड वैल्यू रिलेशनशिप तब होता है जब करंट डे की पीवट रेंज पिछले दिन की रेंज को कंप्लीटली एंगल्फ कर लेता है। ये 2-डे रिलेशनशिप आमतौर पर साइडवेज या रेंज ट्रेडिंग एक्टिविटी को इंडिकेट करता है, क्योंकि मार्केट करंट प्राइस रेंज में ट्रेड की मौजूदा फैसिलिटेशन से खुश है। पीवट रेंज की बहुत बड़ी विड्थ हमें इस कंक्लूजन पर भी ले जाएगी, क्योंकि एक वाइड रेंज आमतौर पर रेंज ट्रेडिंग बिहेवियर को इंडिकेट करता है, जहां प्राइस दिन भर एकदम साइडवेज में क्वाइटली ट्रेड करते हैं। जब ये 2-डे रिलेशनशिप डेवलप होता है, तो आप प्रीमियम डिके से लाभ उठाने के लिए शॉर्ट स्ट्रैडल्स या शॉर्ट स्ट्रैंगल्स को एग्जीक्यूट करने पर विचार कर सकते हैं। एक एक्सेप्शन तब है जब एक क्लियर ट्रेडिंग रेंज बन गया हो, जो फिर एक एस्टैब्लिश्ड रेंज की बाउंड्रीज के अंदर अच्छे इंट्राडे मूव्स की पेशकश कर सकता है, जहां आप शॉर्ट स्कैल्पिंग ट्रेड से प्रॉफिट कमा सकते हैं। ध्यान रखने वाली एक जरूरी बात यह है कि यह रिलेशनशिप तब बहुत ज्यादा मायने रखता है
जब करंट डे की पीवट रेंज पिछले दिन की रेंज की तुलना में काफी वाइड है। नहीं तो केवल पिछले दिन के रेंज को बिना जरूरी विड्थ को एंगल्फ करना सेम रिजल्ट की ओर इशारा कर सकता है, लेकिन कम एक्यूरेसी के साथ। अंतिम 2 डे पीवट रेंज रिलेशनशिप है इनसाइड वैल्यू सिनेरियो, जो तब होता है जब अभी के दिन का पीवट रेंज पूरी तरह से पिछले दिन के रेंज के अंदर होता है। ये 2 डे रिलेशनशिप आमतौर पर करंट सेशन के लिए एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी का संकेत देता है, क्योंकि मार्केट एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट से पहले तैयारी कर रहा होता है। अगर मार्केट दिन की शुरुआत पिछले दिन के प्राइस रेंज से आगे खोलता है, तो बहुत अच्छा चांस है कि इनिशिएटिव पार्टिसिपेंट्स कन्विक्शन के साथ मार्केट में एंटर करेंगे, ताकि प्राइस को नई वैल्यूज तक धकेला जा सके, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट साफ तौर पर रातों रात बदल दिया गया है, जैसा कि ओपनिंग प्राइस से इंडिकेट किया गया है। ये 2 डे रिलेशनशिप बार बार नहीं होता है, लेकिन जिन दिनों में ये डेवलप होता है वे आमतौर पर मेजर ट्रेंडिंग सेशंस की ओर इशारा करता है। 2 डे पीवट रेंज रिलेशनशिप्स किसी भी प्रकार की मार्केट कंडीशन के लिए ट्रेडिंग गाइडलाइंस देते हैं, चाहे वो ट्रेंडिंग हो, ब्रेकआउट हो या रेंज ट्रेडिंग हो। लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप 2 डे रिलेशनशिप्स की सही व्याख्या करें और ट्रेड में एंटर करने से पहले उचित कॉन्फर्मेशंस अप्लाई करें। चार्ट्स में पीवट रेंजर्स का इस्तेमाल करना मेरे फेवरेट तरीकों में से एक है। मार्केट के ट्रेंड को मापने के लिए सेंट्रल पीवट रेंज का इस्तेमाल बेहद पावरफुल और दिखने में स्टिम्युलेटिंग दोनों है। बेसिक प्राइस स्ट्रक्चर से आपको पता चलता होगा कि एक अप ट्रेंड में प्राइस स्विंग्स के हायर हाइज और हायर लोज होती है, जबकि डाउन ट्रेंड में लोअर लोज और लोअर हाइज के फॉर्मेशंस होते हैं। पीवट रेंजर्स के केस में हम अप ट्रेंड के दौरान असेंडिंग पिवट्स की बात कर सकते हैं, जहां सेंट्रल पिवट्स हायर वैल्यू रिलेशन या ओवरलैपिंग हायर वैल्यू रिलेशंस बनाते हैं, जहां प्राइसेस लगातार ऊपर जाते हैं। दूसरी ओर हम एक डाउन ट्रेंड के मामले में डिसेंडिंग पिवट्स के बारे में सोच सकते हैं, जहां सेंट्रल रेंजर्स एक लोअर वैल्यू रिलेशन या एक ओवरलैपिंग लोअर वैल्यू रिलेशन बनाते हैं और प्राइसेस गिरती है। असल में मैं चार्ट से प्राइस को रिमूव कर सकता हूं, जिससे सिर्फ सेंट्रल पीवट रेंज रह जाएगा और आप फिर भी यह बता पाएंगे कि मार्केट क्या कर रहा है और पैसे भी कमा सकते हैं। आप इजीली मार्केट के ट्रेंड्स को देख सकते हैं और केवल प्रिवेलिंग ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं। जैसा कि आप अब तक जान चुके हैं, सीपीआर मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सबसे अच्छे सोर्सेज में से एक हो सकता है। इस फैक्ट के कारण वे एक ट्रेंड की टाइड को कंट्रोल कर सकते हैं। एक और चीज जो नोटिस करनी है वो ये है कि ट्रेंड के दौरान प्राइस सेंट्रल पीवट के ऊपर या नीचे कैसे रहता है, जब तक वो या तो स्टॉल नहीं हो जाता या डायरेक्शन चेंज नहीं कर लेता। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को अक्सर इस बात से मापा जाता है कि प्राइस एक अप ट्रेंड में बॉटम सेंट्रल पीवट के ऊपर या उसके पास कैसे रहता है और एक डाउन ट्रेंड में टॉप सेंट्रल पीवट के नीचे या उसके पास कैसे रहता है। जब प्राइस डेली रेंज से आगे क्लोज करके इस पैटर्न को वायलेट करता है, तो आप या तो ट्रेंड में बदलाव देख सकते हैं या रेंज ट्रेडिंग मार्केट को डेवलप होते हुए देख सकते हैं। ये बिहेवियर विशेष रूप से स्विंग ट्रेडर्स के लिए वरदान है, क्योंकि पीवट रेंज के वायलेट होने पर वह मार्केट में एंटर कर सकते हैं और न्यूली डेवलप्ड ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं, जबकि अपने स्टॉप लॉसेस को बस सेंट्रल पीवट रेंज के ऑपोजिट साइड पर रखते हैं। उदाहरण के लिए आप पीवट रेंज का इस्तेमाल करके और बॉटम सेंट्रल पीवट के नीचे स्टॉप लॉस रखकर मेजॉरिटी अप ट्रेंड को कैच कर सकते हैं। आप अप ट्रेंड में तब तक रहेंगे जब तक प्राइस बॉटम सेंट्रल पीवट के नीचे क्लोज नहीं हो जाता, जिस पॉइंट पर आप अपने ट्रेड को लिक्विडेट कर देंगे। सबसे कॉमन सिग्नल्स में से एक जो ट्रेंड डायरेक्शन में चेंज के साथ मिलता है वो नैरो रेंज सीपीआर ब्रेकआउट के कारण होता है। अगर आप डिफरेंट मार्केट स्टेजेस के बारे में जानते हैं जो अक्यूमुलेशन से शुरू होकर मार्कअप या अप ट्रेंड द्वारा फिर डिस्ट्रीब्यूशन से मार्कडाउन और अंततः फिर से अक्यूमुलेशन तक जाते हैं। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आप मेरे फ्री प्राइस एक्शन कोर्स से मार्केट स्ट्रक्चर पर यह वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद उसे जरूर चेक करें। अब एक अप ट्रेंड के पीरियड के बाद फॉर एग्जाम्पल दो चीजें हो सकती हैं। मार्केट एक ब्रेक लेगा जिससे कुछ दिनों के लिए एक रेंज या कंसोलिडेशन बनता है। अब प्रॉब्लम यह है कि यह या तो एक अक्यूमुलेशन फेज हो सकता है या एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अगर यह एक अक्यूमुलेशन फेज है तो हम एक अप ट्रेंड के कंटिन्यू रहने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अगर यह एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज है तो एक ट्रेंड रिवर्सल की और डाउनसाइड मूवमेंट की उम्मीद हो सकता है। यहीं पर नैरो सीपीआर की भूमिका आती है। अगर आप चार्ट्स में देखें तो अक्सर कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन या रिवर्सल से पहले प्राइस एक नैरो रेंज बनाता है, जिससे बहुत ही नैरो सीपीआर होता है,
जिसके कारण प्राइसेस उस पर्टिकुलर दिन एक्सप्लोड होते हैं, जो आने वाले सेशन या दिनों में मार्केट किस डायरेक्शन में चलेगा इसका एक आइडिया देता है। आसान शब्दों में, नैरो सीपीआर शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट ट्रेंड का फैसला करता है। आप अगले दिन के लिए अपने एनालिसिस को सुधारने के लिए इस स्टडी से इन सभी ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल ज्यादातर ट्रेडिंग दिनों में मार्केट सेशन के शुरुआत में गैप्स होता है। जब ऐसा होता है, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप फ्लो पिवट्स में से किसी एक से पोटेंशियल ब्रेकअवे मूव को ट्रेड करें, या मार्केट के गैप को फिल करने का वेट करें। किसी भी स्थिति में मार्केट ओपन पर एक गैप इंडिकेट करता है कि मार्केट सेंटिमेंट रातों रात बदल गया है। सेंट्रल पिवट रेंज का एक जरूरी फीचर ये है कि इसका प्राइस पर एक जबरदस्त मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, जो सुबह के गैप को हाई परसेंटेज में फिल करने की ओर ले जा सकता है। मैंने बताया है कि सीपीआर एक एवरेज प्राइस बेस्ड लेवल है, और इसलिए सेंट्रल पिवट रेंज एक पर्टिकुलर दिन के लिए मार्केट का इक्विलिब्रियम है। इस तरह इसका प्राइस पर एक अमेजिंग मैग्नेटिक पुल हो सकता है, जो उन दिनों में और भी ज्यादा अपैरेंट हो जाता है जब मार्केट सेशन की शुरुआत पर गैप होता है। अगर प्राइस दिन को एक गैप के साथ ओपन करता है और सेंट्रल्स पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस के बहुत पास है, तो आप आमतौर पर सही सर्कमस्टेंसेस में गैप के फिल होने की हाई परसेंटेज चांस देखते हैं। यह मैग्नेट का आयन को अट्रैक्ट करने जैसा है। सेंट्रल्स प्राइस को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे गैप फिल होता है। हमें बस ये देखने की जरूरत है कि रिस्पॉन्सिव मार्केट पार्टिसिपेंट्स मार्केट में एंटर करें और प्राइस को सेंट्रल रेंज तक धकेलें, या दूसरे शब्दों में, हमें नए वैल्यूज में से प्राइस रिजेक्शंस की तलाश करनी चाहिए और वापस फेयर वैल्यू, जो कि सेंट्रल रेंज पर लौटने की तलाश करनी चाहिए। जबकि यह ट्रेड सिंपल लगता है, कुछ और टिप्स हैं जो इस ट्रेड को और भी पावरफुल और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, सही साइज के गैप को ट्रेड करने से इस सेटअप की सक्सेस रेट काफी बढ़ जाता है। बहुत बड़े गैप्स उतनी इजीली फिल नहीं होते जितने कि मॉडरेट साइज के गैप्स। उन गैप्स पर टिके रहें जिनमें फिल होने का एक फाइटिंग चांस हो, और पीवट रेंज बाकी का काम करने में मदद करेगा। दूसरी बात, पीवट रेंज का प्लेसमेंट पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस पर या उसका बहुत पास होना चाहिए। जब ऐसा होता है तो पीवट रेंज प्राइस के गैप को फिल करने के लिए अट्रैक्ट करता है। साथ ही आपको याद रखना चाहिए कि ट्रेड का गोल गैप को वापस सेंट्रल पीवट रेंज की ओर फिल करने की तलाश करना है, जिसका मतलब है ट्रेड आमतौर पर शॉर्ट एंड स्वीट होगा। लेकिन पूरे दिन गैप को भरने का वेट न करें, क्योंकि ट्रेड जितना लंबा होता है, उसके फिल करने की संभावना उतनी ही कम होगी। ट्रेंड भी मैग्नेट ट्रेड के सक्सेसफुल आउटकम में एक जरूरी भूमिका निभा सकता है। अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन को याद करें, जब एक मार्केट ने एक एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड बना लिया होता है, तो प्राइस आमतौर पर ट्रेंड के डायरेक्शन में फिर से रिज्यूम होने से पहले पीवट रेंज की ओर पुल बैक करता है। इसलिए अगर मार्केट ने एक अप ट्रेंड बनाया है और प्राइस ट्रेंड के डायरेक्शन में गैप करता है, तो बहुत अच्छा चांस है कि प्राइस पीवट रेंज तक ड्रॉप होगा, इससे पहले कि एक और बाइंग प्रेशर देखा जाए, जिससे गैप फिल होगा। यह मार्केट बिहेवियर मैग्नेट ट्रेड के आइडिया के साथ पूरी तरह से सहमत है। इस सेटअप को ट्रेड करते समय एक और जरूरी फैक्टर जिस पर विचार करना है, वह है एडिशनल पीवट कॉन्फर्मेशंस की तलाश करना, जो आपके ट्रेड के सक्सेस में योगदान दे सकता है। अगर प्राइस R1 रेजिस्टेंस तक गैप अप करता है या S1 सपोर्ट तक गैप डाउन करता है, तो ये फ्लो पिवट्स एक ब्रेकआउट ट्रेड के लिए एक बैरियर के रूप में काम कर सकते हैं, जो गैप्स के फिल होने को एक हायर परसेंटेज चांस की ओर ले जाता है। इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का पता होना आपको एक ट्रेड में एंटर करने के लिए कॉन्फिडेंस दे सकता है, खास तौर पर तब जब मार्केट ओपन में गैप हो। दूसरी ओर, इन R1 और S1 लेवल्स से आगे कोई भी गैप्स प्राइस को CPR की ओर वापस लौटने से रोक सकता है। एक CPR को वर्जन CPR तब कहा जाता है जब किसी पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में सभी कैंडल्स CPR के ऊपर या नीचे क्लोज हो जाती है और कोई भी कैंडल्स CPR पर टच नहीं होती है। इसका मतलब है कि पूरे सेशन में CPR रेंज को एक बार भी टेस्ट नहीं किया जाता। एक वर्जन CPR आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। इसलिए जब भी आप किसी स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट पर एक वर्जन CPR देखते हैं, आप इसे आने वाले सेशंस के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं या मार्क कर सकते हैं। जब प्राइस उस वर्जन CPR लेवल तक आता है, तो आप शायद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखेंगे। यह एक बहुत ही पावरफुल लेवल है जिसका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि प्राइस इस लेवल तक पहुंचने पर इसे रिस्पेक्ट करेगा और मोस्ट प्रोबेबली इससे रिवर्स हो जाएगा।
CPR का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको पेनी स्टॉक्स या स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनमें पार्टिसिपेशन या वॉल्यूम की कमी होती है, जिससे ये लेवल्स कम यूजफुल हो जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे इंडिसेस और केवल उन्हीं स्टॉक्स पर ध्यान दें जिनमें अच्छा खासा वॉल्यूम हो। यह इन लेवल्स के काम करने के तरीके के कारण है। यह उस साइकोलॉजिकल वैल्यू पर आधारित है जो पार्टिसिपेंट्स इन लेवल्स को देते हैं, और इन लेवल्स को ऑब्जर्व करने वाले लोगों का नंबर जितना ज्यादा होगा, इसका काम उतना ही बेहतर होगा। अकेले CPR से आपको कोई एंट्री या एग्जिट नहीं मिलेगा। CPR प्राइसेस के लिए एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के जैसे काम कर सकता है। इसलिए CPR के अंदर ट्रेड के डायरेक्शन का निर्णय करना मुश्किल है, और CPR रेंज के भीतर एक डायरेक्शनल बायस के साथ ट्रेड्स लेने की सलाह नहीं दी जाती है। इसके बजाय हम अपने एंट्रीज, एग्जिट्स और स्टॉप लॉसेस की प्लान बनाने के लिए फ्लो पिवट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम कुछ जनरल रूल्स को देखेंगे जिनको हम ट्रेडिंग के लिए फ्लो पिवट्स का इस्तेमाल करते समय फॉलो कर सकते हैं। अप ट्रेंड में सपोर्ट पर बाय और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस पर सेल करें। ये फ्लो पिवट्स का इस्तेमाल करने का सबसे बेसिक तरीका है जिसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन यह वो सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक है जिसे आप पिवट्स का इस्तेमाल करके या आपके ट्रेडिंग में किसी भी रूप के टेक्निकल एनालिसिस से ले सकते हैं। एसेंशियली हम मार्केट के करंट ट्रेंड के हिसाब से पिवट फिल्टरिंग के कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। इन एसेंस हम एक अप ट्रेंड में होने पर S1 के नीचे के अन्य सभी फ्लो पिवट्स को फिल्टर कर सकते हैं, जबकि सेंट्रल पिवट रेंज और रेजिस्टेंस लेवल्स को रख सकते हैं। एक डाउन ट्रेंड में R1 के ऊपर के सभी पिवट्स फिल्टर किए जाते हैं, जबकि सभी सपोर्ट लेवल्स और सेंट्रल पिवट पॉइंट को रखा जाता है। बेसिकली पिवट्स को इस तरह से फिल्टर करना आपको ट्रेंड के प्रति डिसिप्लिन बनने के लिए मजबूर करता है, जो आपके प्रॉफिटेबल आउटकम के चांसेस को बढ़ाता है। फिल्टर किए गए पिवट्स आपको उन पिवट्स पर फोकस करने में मदद करते हैं जो करस्पॉन्डिंग ट्रेंड के अंदर रिवर्सल्स के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं। इसी तरह अगर आप S1 सपोर्ट के नीचे के सभी पिवट्स को हटा देते हैं, तो आप S1 और सेंट्रल पिवट रेंज पर लॉन्ग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश करके एक बुलिश ट्रेंड के प्रति डिसिप्लिन रहने के लिए मजबूर होते हैं। इसी तरह R1 के ऊपर के सभी पिवट्स को हटा देने से आप एक बेरिश ट्रेंड की डायरेक्शन में पॉसिबिलिटीज तलाशने के लिए मजबूर हो जाते हैं, केवल इन लेवल्स से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश करते हैं। यह एक सिंपल कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन कई ट्रेडर्स ट्रेडिंग के साथ आने वाले सभी नॉइस के वजह से ट्रेंड का फोकस खो सकते हैं। यह स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स के साथ होता है। फैक्ट यह है, जब मार्केट एक एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड के अंदर चल रहा होता है, कुछ पिवट्स उस पर्टिकुलर ट्रेंड के लिए रिटायर हो जाते हैं। यही वो पॉइंट है जहां आपका फोकस की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए एक्टिव पिवट्स पर जाना चाहिए। उदाहरण के लिए एक बुलिश ट्रेंड में S1 सपोर्ट लेवल के नीचे कोई भी पिवट लेवल आपके चार्ट पर सचमुच यूजलेस है, क्योंकि एक सच्चे बुलिश एडवांस के दौरान इन लेवल्स का टेस्ट नहीं किया जाता है। इसी तरह एक बेरिश ट्रेंड के दौरान R1 रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी लेवल केवल नॉइस है, क्योंकि एक सही प्राइस डिक्लाइन के दौरान इन लेवल्स का शायद ही कभी टेस्ट किया जाता है। इसलिए अगर मार्केट हायर ट्रेंड पर चल रहा है, तो आप S1 या सेंट्रल पिवट रेंज पर सपोर्ट पर बाय करना चाहेंगे और आपका टारगेट R1 या R2 लेवल्स पर सेट होगा। इसी तरह अगर मार्केट लोअर ट्रेंड पर चल रहा है, तो आप R1 या सेंट्रल पिवट रेंज पर रेजिस्टेंस पर सेल करना चाहेंगे और आपका टारगेट S1 या S2 पर एक नई लो पर सेट होगा। ये ट्रेंडिंग बिहेवियर का पैटर्न आमतौर पर तब तक जारी रहेगा जब तक प्राइस एक अप ट्रेंड में S1 सपोर्ट के ऊपर रहता है या एक डाउन ट्रेंड में R1 रेजिस्टेंस के नीचे रहता है। ट्रेंडिंग मार्केट्स में पिवट्स के साथ एक इंटरेस्टिंग डायनामिक होता है। जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में S1 के बिल्कुल ऊपर बना रहेगा और एक बेरिश ट्रेंड में R1 के नीचे बना रहेगा। ये तब तक बना रहेगा जब तक मार्केट इस कंडीशन का पालन करता है। हालांकि एक बार जब पिवट्स की फर्स्ट लेयर से एक सीवियर ब्रीच होता है, तो आप ट्रेंड को ऑपोजिट एक्सट्रीम की ओर बदलते हुए देखेंगे। यानी एक बुलिश ट्रेंड एक बेरिश ट्रेंड में बदल जाता है और एक बेरिश ट्रेंड एक बुलिश ट्रेंड में। इस टाइप का एनालिसिस सभी तरह के ट्रेडर्स के लिए बेहद पावरफुल होता है, जिसमें इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर्स शामिल हैं। फ्लो पिवट्स के साथ ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते समय हम जिस चीज का खासतौर पर इंतजार करते हैं, वो है किसी गैप का दिखना जो पिछले दिन की रेंज से आगे हो, और वो भी प्रेफरेबली इंडिकेटर की पहली लेयर के ठीक बाहर, चाहे वो R1 हो या S1। इसके साथ ही गैप को पिवट्स की दूसरी लेयर से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए।
यानी एक ट्रेंडिंग डे सिनेरियो के लिए आपके चांसेस तब बढ़ जाते हैं जब गैप R1 के आगे एक बुलिश ब्रेकआउट प्ले के लिए होता है, या अगर यह S1 के नीचे के लिए एक बेरिश ब्रेकआउट प्ले बनाता है। अगर प्राइस गैप्स दूसरी लेयर तक जाता है तो हम ट्रेड पर विचार केवल तब करेंगे जब प्राइस किसी भी पिवट को टेस्ट करता है जिसे गैप के द्वारा सरपास किया गया था, और फिर ट्रेंड की डायरेक्शन में साफ इंडिकेशंस का इस्तेमाल करते हुए चलता है, जैसे कि पिनबा कैंडलस्टिक्स आदि के साथ। अगर प्राइस गैप लेवल से बहुत दूर तक होते हैं तो मैं एक ट्रेड नहीं लेना पसंद करूंगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसे सिनेरियोज में मार्केट साइडवेज चलने लगता है। NR4 और NR7 स्ट्रैटेजी वो पहली स्ट्रैटेजी है जिस पर चर्चा की जाएगी। NR4 का अर्थ है नैरो रेंज 4 और NR7 का अर्थ है नैरो रेंज 7। यह एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रैटेजी है और यह एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो तूफान से पहले की शांति को खोजने में मदद करती है, ताकि हम आने वाले एक्सप्लोसिव प्राइस मूवमेंट से तैयारी कर सकें और प्रॉफिट उठा सकें। हम जानते हैं कि मार्केट रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन साइकिल से गुजरता है। इस ट्रेड सेटअप में हमें पेशेंटली वेट करना चाहिए कि मार्केट कॉन्ट्रैक्शन फेज में एंटर करे, जो कि कैंडल्स की रेंज में रिडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। आमतौर पर हम कैंडल्स की डेली रेंज के आधार पर एनालिसिस करते हैं। नैरो रेंज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक ब्रेकआउट बेस्ड मेथड है और यह मानता है कि सिक्योरिटी का प्राइस एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन के बाद ऊपर या नीचे की ओर ट्रेंड करता है। हम जानते हैं कि जब कैंडल्स की रेंज कम होती है तो CPR नैरो हो जाता है, जो बदले में ये कंफर्म करता है कि एक ट्रेंड ब्रेकआउट पिक्चर में है। इस पैटर्न के पीछे की फिलॉसफी बॉलिंजर बैंड स्क्वीज के समान है, जो कि एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन होता है। अगर आप चाहें तो इस बॉलिंजर बैंड के वीडियो में स्क्वीज कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। आइए समझते हैं कि NR4 और NR7 असल में क्या है। NR7 डे की पहचान करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स हैं। पहले आपको पिछले 7 दिनों का हाई और लो डेटा प्राप्त करना होगा। फिर हर दिन के लिए रेंज को कैलकुलेट करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, रेंज को किसी पर्टिकुलर डे के हाई और लो के बीच के डिफरेंस के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद आज के रेंज और पिछले 6 दिनों के रेंज की कंपैरिजन करें। अगर आज की रेंज सभी 7 दिनों में सबसे स्मॉलेस्ट है तो आज NR7 डे है, नहीं तो नहीं है। इसी तरह NR4 डेज की पहचान करने के लिए आपको पिछले 4 दिनों का हाई और लो डेटा प्राप्त करना होगा। हर दिन के लिए रेंज को कैलकुलेट करें और फिर आज के रेंज और पिछले 3 दिनों के रेंज की कंपैरिजन करें। अगर आज की रेंज सभी 4 दिनों में सबसे स्मॉलेस्ट है तो यह NR4 डे है, नहीं तो नहीं है। एक बात जो हम देख सकते हैं वो ये है कि जैसे जैसे रेंज नैरो होती जाती है वैसे वैसे CPR के लेवल्स भी नैरो होते जाते हैं। इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव उस नैरो CPR को देखना है जो पिछले दिन के CPR की रेंज के अंदर बनता है, जिससे कैंडलस्टिक्स में एक इनसाइड बार सेटअप बनता है। मैं कहूंगा कि एक इनसाइड वैल्यू नैरो CPR एक रैंडम लोकेशन पर बनने वाले नैरो CPR से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कुछ मौकों पर एक से ज्यादा इनसाइड CPR या इनसाइड बार कैंडल्स बनते हैं। यह एक बम्पर ट्रेड को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई है कि दोनों डायरेक्शंस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव की उम्मीद की जाती है। प्राइस मूव की डायरेक्शन का निर्णय CPR के संबंध में पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस, 2 दिन के CPR रिलेशनशिप्स और ओवरऑल मार्केट ट्रेंड के आधार पर किया जाता है। ट्रेड आइडिया काफी सीधा है, जैसे कि हम एक इनसाइड बार के साथ अपनाते हैं। अगर प्राइस पिछले कैंडल के हाई के ऊपर ब्रेक होता है तो हम खरीदने की ओर देखेंगे और हम अपना स्टॉप लॉस NR4 या NR7 कैंडल के लो के नीचे लगाएंगे और अपने स्टॉप लॉस को कैंडल के नीचे 1.5 ATR लेवल पर ट्रेल करते हुए पूरे ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर, अगर प्राइस इनसाइड बार कैंडल के नीचे ब्रेक होता है तो हम NR4 या NR7 कैंडल्स के लो के नीचे एक शॉर्ट ट्रेड की तलाश करेंगे। अपना स्टॉप लॉस नैरो रेंज कैंडल्स के हाईस के ऊपर लगाएंगे। यहां भी अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कराते हुए पूरे ट्रेंड में बरकरार रहना ना भूलें। गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग के मामले में भी ट्रेड सेटअप वही रहेगा। एक बोनस के रूप में इन ट्रेड अपॉर्चुनिटीज वाले स्टॉक्स को पहचानने के लिए आप NR4 NR7 रेंज स्क्रीनर्स की तलाश कर सकते हैं, जैसे कि चार्टिंग में उपलब्ध हैं। ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने के बाद आप एनालाइज कर सकते हैं कि यह आपकी आवश्यकता को पूरा करता है या नहीं, और अगर यह करता है तो इसे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए अपनी वॉच लिस्ट में रखें। कोरिलेशन ट्रेड सेटअप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड सेटअप है जो एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही रेयर होता है।
आइडिया ये है कि इंडेक्स और इसके स्टॉक्स के साथ जुड़े कोरिलेशन का उपयोग करें। इस मामले में मैं केवल बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा करूंगा। हम जानते हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स वो इंडेक्स है जो बैंकिंग सेक्टर को ट्रैक करता है, जिसमें 12 बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं, जिनमें से पहले 5 स्टॉक्स, जिसमें HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक और SBI शामिल हैं, जो टोटल वेटेज का लगभग 85% योगदान देते हैं, और टॉप 3 बैंक्स टोटल वेटेज का 62% योगदान देते हैं। ट्रेड आइडिया ये है कि इस रिलेशन का उपयोग किया जाए। अगर इन 3 में से कम 2 हैवीवेट बैंकिंग स्टॉक्स फॉलोइंग सेशन के लिए एक नैरो रेंज बनाते हैं, तो हम बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी इसी तरह की प्राइस एक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। ध्यान रखें कि हमें अगले दिन एक ट्रेंडिंग डे को सामने लाने के लिए बहुत नैरो रेंजेस की तलाश करनी होगी, जिससे अच्छी मात्रा में कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड खेला जा सके। अगर इनमें से 2 या 3 स्टॉक्स और इंडेक्स एक नैरो रेंज CPR बनाते हैं, और इसके अलावा अगर एक इनसाइड वैल्यू रिलेशन भी है, तो हम इन सभी स्क्रिप्ट्स में ब्रेकआउट्स की उम्मीद कर सकते हैं, और एज अ रिजल्ट इंडेक्स किसी भी डायरेक्शन में बहुत ज्यादा मोमेंटम के साथ चलेगा, जो स्टॉक्स पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में आप इनमें से किसी भी या सभी स्क्रिप्ट्स में ट्रेड कर सकते हैं, या आप केवल इंडेक्स पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि यह कंसोलिडेटेड स्ट्रेंथ के साथ चलेगा और अच्छी मात्रा में लाभ प्राप्त करेगा। अब यह आप पर निर्भर है कि आप CPR और फ्लो पिवट्स को सही से इंटरप्रेट करें और ट्रेड में प्रवेश करने से पहले उचित कॉन्फर्मेशंस अप्लाई करें। आप जितनी जल्दी मार्केट के पैटर्न को पहचान सकेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी अपनी स्क्रीन पर फ्लो पिवट्स और CPR को प्लॉट कर सकता है, लेकिन केवल वो ट्रेडर्स जिन्हें पिवट्स के संदर्भ में मार्केट की बिहेवियरल टेंडेंसीज की गहरी समझ है, इन अद्भुत लेवल्स का उपयोग करके लाभ प्राप्त करेंगे। हालांकि निरंतर अभ्यास के साथ हर अपॉर्चुनिटी एक ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। गहराई से सीखने का प्रयास करें, फिर कई चार्ट्स पर बैक टेस्ट करें, और फिर मार्केट में रियल टाइम या पेपर ट्रेड करके इसे टेस्ट करें और खुद को और स्ट्रैटेजी को और ज्यादा सुधारें। मुझे आशा है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी था। अगर हाँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसे अपने साथी ट्रेडर्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को अनेबल करना न भूलें, ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस न करें। मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।